प्रार्थना है, हमारे पिता से जो गलती हुई उसके लिए उन्हें माफ कर दें। प्रजा राजकुमारी से बहुत खुश थी। उन्होंने उसकी बात को फौरन स्वीकार कर लिया। ब्राह्मीण जी, दमयंती को किस जगह कैद किया गया है? राजकुमारी, दमयंती को राज्य की एक गुफा के अंदर कैद किया गया है। वो वहाँ से वापस तो नहीं आने वाली ना? नहीं राजकुमारी, लेकिन अगर आप उस गुफा के अंदर पहुंची तो वो जरूर जा सकती है, क्योंकि उस पर रोक आपकी वजह से लगी है। अब आपको उससे दूर ही रहना होगा। भला हम वहाँ क्यों जाएंगे? हम तो खुद उसको एक बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है कि अब राज्य में सब कुशल मंगल होगा। अब सभी राज्यवासी बहुत खुश थे, लेकिन वो भूल गए थे कि अभी निशिर मोलो से वो आजाद नहीं है। जब शनिवार की रात आई और गांव में अजीब सा शोर गूंजा, तो उसे सुनकर सभी की रूह कांप उठी। अरे, ये तो निशिर मोलो की आवाज है। निशिर मोलो आए और अपने साथ 2 आदमियों को उठाकर ले गए। अगली सुबह फिर से सभा बैठाई गई। ब्राह्मणीर जी, हम निशिर मोलो से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? इनके विषय में तो हमने सोचा ही नहीं। महाराज, हमें ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन निशिर मोलो को रोकना दमयंती से भी ज्यादा मुश्किल कार्य है। हमें बताइए, हम अवश्य करेंगे। निशिर मोलो महाराज को एक दुष्ट राजा मानते हैं। यह सुनकर राजकुमारी के चेहरे पर परेशानी के भाव भर आए। हम उनसे बात करेंगे। निशिर मोलो के गुनहगार हम हैं, तो उनसे प्रजा को मुक्त कराना भी हमारा कर्तव्य है। नहीं पिताश्री, वो आपको देखते ही मार देंगे। ये कार्य हमें करने दीजिए आप। ठीक है पुत्री, लेकिन आप करेंगे क्या? ये सुनकर राजकुमारी के माथे पर सलवटें उभर आई। अगले शनिवार सभी लोग अपने अपने घरों में बंद थे। रात के समय वही आवाज गांव में गूंजने लगी। निशिर मोलो के खौफ से सभी के दिल दहल उठे थे। वो कंधे पर ताबूत उठाए राज्य में घूम रहे थे, अपने नए शिकार की तलाश में। उन्होंने देखा कि सामने राजकुमारी खड़ी है और वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो उसके करीब पहुंचने ही वाले थे। हम है राजकुमारी मेघालय और हम अपने पिता की क्रूरता से बहुत शर्मिंदा हैं। यह सुनते ही निशिर मोलो रुक गए और उनकी निगाहें राजकुमारी पर जम गई। हम नहीं चाहते कि हमारे पिताश्री की गलती की सजा पूरी प्रजा भुगते। हम आपसे वादा करते हैं कि महाराज का मृत शरीर हम खुद आपको लाकर देंगे। यह सुनकर निशिर मोलो की आंखें तेज लाल होकर चमकने लगी। राजकुमारी ने हाथ जोड़े और रोते हुए बोली, हमारे पिता राज्य छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन हम आपके सामने अपने पिता की लाश लेकर जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक आपसे विनती है कि राज्य में कभी भी आकर किसी निर्दोष को उठाकर न ले जाएं। अगर हम अपने पिता की लाश लिए बिना वापस आएं, तो आप लोग फिर वापस आकर इसी तरह से गश्त करना शुरू कर सकते हैं। तब हम भी आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन हमें एक मौका अवश्य दें हमारे पिता को ढूंढकर आपके सामने लेकर आने का। यह सुनकर निशिर मोलो उसी समय बिना किसी को लिए कब्रिस्तान की तरफ चले गए। अगली सुबह सभी लोग महाराज और राजकुमारी के सामने प्रस्तुत थे। राजकुमारी, आपने उनसे ये क्यों कहा कि हम राज्य छोड़कर जा चुके हैं? क्योंकि अगर सच बोलते तो वो उसी समय यही चाहते कि हम आपको ले जाकर उन्हें सौंप दें। आपने एकदम सही फैसला किया है राजकुमारी। हमारी वजह से हमारी प्रजा मुसीबत में है। आप हमें मारकर हमारी लाश निशिर मोलो के सामने प्रस्तुत करें। यह सुनकर प्रजा हैरान थी। सभी राजकुमारी की तरफ देख रहे थे, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हमने जो भी किया अपनी प्रजा के लिए किया, लेकिन हम अपने पिता को अपने हाथों से मारे और उनकी लाश को निशिर मोलो को समर्पित करें,
ये हम नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो वो फिर से आएंगे। नहीं पिताजी, हम और आप आज ही ये राज्य छोड़ देंगे और अलग अलग दिशाओं में निकल जाएंगे। इससे निशिर मोलो कभी भी यहाँ वापस नहीं आएंगे, क्योंकि हमने उनसे वादा किया है कि जब हम यहाँ कदम रखें तभी आप राज्य में फिर से आना। और अगर उस समय हम अपने पिता की लाश आपको समर्पित ना करें तो आप फिर से उसी तरह भ्रमण शुरू कर देना। राजकुमारी की बात सुनकर सभी की आंखों से आंसू बह निकले। उसके बाद राजकुमारी और महाराज ने उसी दिन राज्य छोड़ दिया और फिर निशिर मोलो कभी नजर नहीं आए। इतना पढ़ने के बाद ये तांत्रिक महाराज ने पुराण बंद कर दिया। इस पुराण के हिसाब से तो जब राजकुमारी राज्य में वापस आएंगी तभी निशिर मोलो वापस आएंगे, लेकिन अब 400 साल बाद वो क्यों लौटे हैं? क्या राजकुमारी गांव में वापस आ गई है? अगर वो आई है तो है कहाँ? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला 400 साल बाद राजकुमारी वापस कैसे आ सकती है? यही तो समझ नहीं आ रहा है कि निशिर मोलो आए हैं तो कैसे, क्या वजह है उनके वापस आने की? इसमें आगे की कहानी नहीं लिखी। महाराज और राजकुमारी का बाद में क्या हुआ? नहीं पुत्री, पुराण समाप्त हो गया। मेघना की उत्सुकता देखकर इशिता को बहुत हैरानी हो रही थी। इतना सब कुछ जानने के बाद भी वही सवाल सबके सामने था कि निशिर मोलो वापस क्यों आए। रात के समय इशिता और मेघना जब कमरे में थे तो मेघना अभी भी सोच में डूबी थी। मेघना, तेरा क्या चल रहा है यार? तू क्यों इतना गहराई में जा रही है? तभी अनुज भी कमरे में आ गया। सच में अब तो मुझे भी सब कुछ बहुत अजीब लगने लगा है। मेघना, तुमको कैसे पता कि वो चाबी वहां रखी थी और वो तहखाना कहाँ पर है? मुझे यकीन है कि तुमने झूठ बोला है। तुम राजमहल में मेरे बिना तो दोबारा नहीं गई होगी। इशिता और अनुज दोनों मेघना की तरफ गौर से देख रहे थे। मुझे बचपन से ही सपने आते थे जिनमें मृत्युंजय अमृत का पेड़ मुझे दिखाई देता था। जब मैंने यहाँ गांव की जमीन पर कदम रखा तो मौसम बदल गया था और आंधी आ गई थी। उसी रात मुझे महल के बारे में सपने आए और राजमहल से जब हम वापस आए तो उस रात मैंने खुद को सपने में राजकुमारी बने देखा। उसी सपने में मैंने खुद को तहखाने में जाते देखा और जब मैं महल पहुंची तो वो चाबी और तहखाना वहीं थे। सबसे जरूरी बात यह है कि जब मैं गांव में आई थी उसके अगले रात से ही निशिर मोलो ने गांव में आना शुरू किया। इतना सुनकर इशिता और अनुज दोनों हैरान रह गए। मेघना ने भी इन दोनों की तरफ देखा और सवाल किया, ये सब सुनकर अब तुम दोनों को क्या लगता है? इसका मतलब है कि पिछले जन्म में तुम ही राजकुमारी मेघना थी और निशिर मोलो इसलिए गांव में वापस आए क्योंकि तुम यहाँ वापस आ चुके हो। हाँ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। हे भगवान, तो अब हम क्या करेंगे? क्या हमें यहाँ से चले जाना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फायदा होगा। या तो वो मुझे लेकर जाएंगे या फिर महाराज की लाश। ये तीनों अब गहरी सोच में डूब गए और उस तरफ तांत्रिक महाराज और गांव के लोग भी परेशान थे। इस कहानी में आगे क्या होगा? मेघना किस तरह से निशिर मोलो से गांव को आजाद कराएगी? ये जानने के लिए इस कहानी का अगला और आखिरी भाग जरूर देखें।